हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, कल यानी 10 मई को यूनाइटेड नेशन असेंबली में फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य बनाने की दिशा में वोटिंग हुई। इस वोटिंग के क्या परिणाम निकले, भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया या नहीं किया, और फाइनली क्या इस प्रस्ताव के पारित होने से फिलिस्तीन यूएन का पूर्ण सदस्य बन गया, हम आज की संक्षिप्त परिचर्चा में इन्हीं बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई है। इस वोटिंग में 143 देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान किया है, यानी कि इन 143 देशों का कहना है कि फिलिस्तीन को यूएन का पूर्ण सदस्य बन जाना चाहिए। जबकि 9 सदस्य देश ऐसे हैं जिसमें इजराइल और अमेरिका दोनों शामिल हैं। इन 9 सदस्य देशों ने विरोध में मतदान किया है और बाकी 25 सदस्य देश हैं वो इस मतदान से अनुपस्थित रहे। लेकिन 143 जो एक बड़ी सदस्य संख्या है, तो ऐसे में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है महासभा से। लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने का अभिप्राय यह नहीं है कि फिलिस्तीन अभी पूर्ण सदस्य बन गया है यूएन का। ध्यान रखिएगा, अभी फिलिस्तीन ने केवल क्वालिफाई किया है और अब ये डिपेंड करता है सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पारित होता है या नहीं। यहां पे हमें ये बात समझनी है कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया, इस ड्राफ्ट में कहा गया कि फिलिस्तीन योग्य है और पूर्ण सदस्य देश के तौर पे इसे मान्यता दी जानी चाहिए। और साथ ही इस ड्राफ्ट में सुरक्षा परिषद को भी कहा गया है कि एक बार उसे विस्तार करना, एक बार उसे पुनर्विचार करना चाहिए फिलिस्तीन की मान्यता को लेके। ध्यान रखिएगा। अब अगला मुद्दा यह समझना है, हमें पता है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य पिछले 7 महीनों से युद्ध चल रहा है बड़े स्तर पे। ऐसे में इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियों का विस्तार भी कर रहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अवैध मानता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में, ऐसी परिस्थितियों में फिलिस्तीन के समर्थन में ये जो मतदान हुआ है, ये फिलिस्तीन के लिए काफी महत्व रखता है, जबकि इजराइल इसका विरोध करता रहा है। अगर हम दोनों के स्टेटमेंट्स के माध्यम से समझें, जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं रियाद मंसूर, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं। हाँ का जो वोट है वो फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए है, ये किसी भी राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, ये शांति के लिए है। जबकि यदि हम इजराइल के राजदूत का बयान देखें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब आतंकवादियों का स्वागत कर रहा है। फिलिस्तीन को आतंकवादी कहा गया और साथ ही यह कहा गया कि जब तक आप में से बहुत सारे लोग यहूदी घृणा कर रहे हैं, तब तक आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि फिलिस्तीन शांति प्रेमी नहीं है। और साथ ही यूएन की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दुनिया में कोई भी अत्याचारी अपना सर ना उठा सके। आज बिल्कुल इसका उलट हो रहा है, एक आतंकवादी राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी इजराइल ने बड़े स्तर पे विरोध किया है फिलिस्तीन के पूर्ण राज्य के समर्थन में। जो वोटिंग हुई है उसका करेगा ही, क्योंकि दोनों देशों के बीच अपने आप में एक बड़ा विवाद है, जिसको आपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से समझा होगा। ध्यान रखिएगा। अब अगला मुद्दा यह है कि इस तरीके के जो प्रस्ताव हैं इसके क्या मायने हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ अधिकारों में बढ़ोतरी हो जाएगी। और ये अधिकारों में बढ़ोतरी भी अभी लागू नहीं होगी, बल्कि सितंबर 2024 में 79th बैठक होने वाली है, उसके बाद ये अधिकार प्रभावी होंगे। इन अधिकारों में क्या क्या शामिल है, जैसे सदस्य देशों के बीच वर्णानुक्रम में बैठने का अधिकार हो गया, प्रमुख समूहों के प्रतिनिधियों सहित समूह की ओर से बयान देने का अधिकार हो गया, फिलिस्तीन राज्य के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को महासभा की पूर्ण बैठक और मुख्य समितियों में अधिकारियों के रूप में चुने जाने का अधिकार शामिल हो गया। यानी ऐसे कुछ अधिकार फिलिस्तीन को मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी फिलिस्तीन को ना तो मतदान करने का अधिकार मिलेगा जैसे, और ना ही यूएन के जो अन्य संगठन है, जैसे सुरक्षा परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, उनका सदस्य बनने का अधिकार अभी फिलिस्तीन को नहीं है, क्योंकि अभी फिलिस्तीन पूर्ण सदस्य नहीं बना है, ये क्वालिफाई किया है केवल। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि अभी यूएन के सदस्यों की संख्या 193 ही है, वो 194 नहीं हुई है। वो सुरक्षा परिषद के डिसीजन के बाद देखना होगा कि वो 194 हो पाती है या नहीं।
ध्यान रखिएगा। अब हमें यह समझना है कि वो कब होगी, तो सुरक्षा परिषद जब उसे क्वालिफाई कर देगा। अब सुरक्षा परिषद का क्या स्ट्रक्चर है, हमें पता है 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 स्थायी मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। ऐसे में यदि फिलिस्तीन के प्रस्ताव का किसी भी एक देश ने वीटो कर दिया तो फिलिस्तीन पूर्ण राज्य नहीं बन पाएगा। और सबसे ज्यादा संशय किस देश पे है, तो अमेरिका पे, क्योंकि अमेरिका ने अभी जब प्रस्ताव के विरोध में मत दिया तो कल को जब सुरक्षा परिषद में यह मामला जाएगा तो हो सकता है अमेरिका उस समय भी वीटो कर दे, जिसकी संभावना ज्यादा है। तो फिलिस्तीन का पूर्ण राज्य बनने का जो प्रयास है वो वहीं पे रुक सकता है। तो ऐसे में फाइनली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निर्णय लेगी, तब जाके जो फिलिस्तीन है वो पूर्ण राज्य बन पाएगा। हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलिस्तीन ने केवल एक पड़ाव पूरा किया है, अभी दूसरा पड़ाव पूरा करना बाकी है। और जब ये दूसरा पड़ाव पूरा हो जाएगा तभी फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो यूएन महासभा का नया सत्र 10 सितंबर को आरंभ होगा और ये जो अधिकार मिले हैं फिलिस्तीन को, ये अधिकार भी इस जो बैठक है, इस बैठक के बाद ही प्रभावी होंगे। ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा है कि फिलिस्तीन राज्य की भागीदारी के अतिरिक्त अधिकार और विशेष अधिकार सितंबर 2024 में शुरू होने वाली महासभा के जो 79th सत्र है इसके बाद से ही प्रभावी होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो फिलिस्तीन है वो एक पूर्ण राज्य नहीं है, जैसा कि पूरी परिचर्चा से हमने समझा। ये एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है, महासभा में मतदान करने, संयुक्त राष्ट्र के अंगों में अपनी उम्मीदवारी पेश करने का अभी इसे कोई अधिकार नहीं है। ये है पूरी की पूरी परिचर्चा और इस परिचर्चा के 3-4 केंद्र बिंदु हैं। भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, यानी 143 देशों में भारत भी शामिल है। भारत उन विश्व के पहले देशों में शामिल है जिन्होंने फिलिस्तीन के एक अलग राज्य के तौर पे स्वतंत्रता का समर्थन भारत करता रहा है। तो ऐसे में अभी भी इस प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि क्या यूएसए सुरक्षा परिषद में जब ये प्रस्ताव जाएगा, जिस पे पुनर्विचार की बात महासभा ने की है, क्या सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पारित होता है कि नहीं होता है। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या संभावना इस बात की ज्यादा नहीं है कि यूएसए के द्वारा इसे वीटो कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, समर सेल शुरू हो चुकी है। यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। हिंदी माध्यम में है, 17 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं और इस समर सेल का जो अंतिम दिन है वो 15 मई है। यानी यदि आप 15 मई से पहले एडमिशन लेंगे तो आपको ये बैच मात्र 26,999 में मिल रहा है। एडमिशन लेना है तो LD लाइव कोड का प्रयोग करना है। इस LD लाइव कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 26,999 में मिल रहा है 25 मई तक। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके एडमिशन ले लीजिए। यदि आपको वैकल्पिक विषय पढ़ना है तो आप कोई भी वैकल्पिक विषय भी है, ये सब इंग्लिश में है। हिंदी में आपको PSIR और हिस्ट्री वैकल्पिक विषय है, वो भी आपको मात्र 14,999 में उपलब्ध है। तो वो भी आप LD लाइव कोड के साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सब ललिता दहिया अकेडमी के नाम से है, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।